हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया आपको बताने वाले हैं। और फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि आपको सेंट्रल आइडिया या फिर किसी पोएम से 4 लाइन, इन दोनों में से कोई एक ही लिखना होता था। बट इस बार जो है एग्जाम में आपको पोएम भी लिखना होगा और ये सेंट्रल आइडिया भी लिखना होगा। पोएम के लिए दो ऑप्शन होता है, या तो आपसे एक पोएट्री के किसी भी पोएम से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको देना होगा। और अगर वो आंसर आपको नहीं याद है तो किसी भी पोएम से 4 लाइन आपको लिखना होगा। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होता है और सेंट्रल आइडिया तो आपको लिखना ही है, इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो सेंट्रल आइडिया आप ये तैयार कर सकते हैं। स्टार्टिंग से मैंने आपको 2 सेंट्रल आइडिया बताया है और लास्ट से भी आपको 2 सेंट्रल आइडिया बताया गया है। और जहां तक स्टार्टिंग की बात है तो मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर लोग इस 2 पोएम का सेंट्रल आइडिया तैयार कर चुके होंगे ऑलरेडी। बट फिर भी एक बार इसको देखना जरूरी है, तो चलिए देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, इसका आप सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं कि द पोएम डस्ट ऑफ स्नो एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स। यानी ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो एक्सप्रेसेस यानी प्रकट करता है द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स, यानी छोटी छोटी चीजों के महत्व को। ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, ये छोटी छोटी चीजों के महत्व को बताता है इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड, यानी किसी के मूड को, किसी के विचारों को बदलने के लिए, किसी के मूड को बदलने में छोटी छोटी चीजों का जो महत्व होता है वो इस पोएम में बताया गया है। द पोएट अप्रिसिएट्स द ब्यूटी ऑफ स्नोफ्लेक्स। यहां पे बताया गया कि द पोएट अप्रिसिएट्स यानी प्रशंसा करता है, बड़ाई करता है द ब्यूटी ऑफ स्नोफ्लेक्स, यानी स्नोफ्लेक्स के सौंदर्य की, बर्फ के कणों के सौंदर्य की यहाँ पे प्रशंसा करता है पोएट। विच चेंज्ड हिज मूड, जिसने उसका मूड चेंज कर दिया। एंड सेव्ड मेनी प्रीसियस मोमेंट्स फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे, और कई बहुमूल्य पलों को व्यर्थ होने से बचा लिया। एंड सेव्ड और बचा लिया मेनी प्रीसियस मोमेंट्स, यानी कि कई बहुमूल्य पलों को, फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे यानी कि बर्बाद होने से, व्यर्थ होने से। द क्रो शेक्स ऑफ द स्नो डस्ट फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। अब जैसा कि पोएम में बताया गया है कि द क्रो शेक्स ऑफ द स्नो डस्ट फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, कौवे ने क्या किया था, हेमलॉक ट्री से बर्फ के कणों को नीचे गिरा दिया था। द सेम वे वन कैन शेक ऑफ द सैडनेस फ्रॉम वंस हार्ट, और उसी प्रकार से एक व्यक्ति भी अपने हृदय से अपने दुख को गिरा सकता है। तो यहाँ पे एक सिमिलरिटी बताई गई है कि जिस प्रकार कौवे ने हेमलॉक ट्री से यानी धतूर के पेड़ पर से क्या किया था, बर्फ के कणों को गिरा दिया था, उसी प्रकार से हम अपने हृदय से सैडनेस को गिरा सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स इस पहले पोएम का सेंट्रल आइडिया। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब देखिए हमारा जो दूसरा पोएम है फायर एंड आइस, अगर इसको देखा जाए तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, इसके एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये फायर एंड आइस, तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं कि द पोएट हैज ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंस बिटवीन फायर एंड आइस। द पोएट हैज ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंसेस, यानी कि पोएट ने डिफरेंस बताने की कोशिश की है बिटवीन फायर एंड आइस, यानी कि बर्फ और आग में अंतर बताने की कोशिश की है। विच रिप्रेजेंट्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, यानी कि जो दो अलग अलग प्रकार के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। और आगे लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी कि पोएट के अनुसार द वर्ल्ड कैन पेरिश बाय फायर, कि ये जो संसार है वो आग से नष्ट हो सकता है, एंड ऑल्सो बाय आइस, और बर्फ से भी नष्ट हो सकता है। द पोएट फील्स, पोएट को यह महसूस होता है दैट द आइस ऑफ हेट्रेड इज एज पावरफुल एज द फायर ऑफ डिजायर। अब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आइस का यूज यहाँ पे किया गया है हेट्रेड यानी घृणा के लिए, और फायर का यूज यहाँ पे किया गया है डिजायर यानी कि इच्छा या फिर लालच के लिए। तो ये चीज यहाँ पे लास्ट लाइन में बताया गया, यही इसका मेन सेंट्रल पॉइंट है। द पोएट फील्स, पोएट यह फील करता है दैट द आइस ऑफ हेट्रेड, कि घृणा का जो बर्फ है, घृणा रूपी जो बर्फ है, इज एज पावरफुल एज द फायर ऑफ डिजायर, वो इच्छा रूपी आग से आग कितना ही पावरफुल है। तो आप लास्ट में बता सकते हैं कि द पोएट फील्स दैट द आइस ऑफ हेट्रेड इज एज पावरफुल एज द फायर ऑफ डिजायर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, यानी कि संसार को नष्ट करने के लिए जितना पावरफुल आइस ऑफ हेट्रेड है यानी कि घृणा है, उतना ही पावरफुल फायर ऑफ डिजायर भी है, यानी कि इच्छा या फिर लालच भी है।
तो इस तरह से आप इन दोनों पोएम का सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं और ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, आप वहां से भी इसको तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लास्ट से भी दो इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपने टेक्स्ट बुक से भी इसको तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, जो कि है अमेंडा वाली पोएम का। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द पोएम इज हाउ अ चाइल्ड इज कॉन्स्टेंटली नैग्ड बाय हर मदर। तो जैसा कि आपने पूरा पोएम जब पढ़ा होगा तो उस पूरे पोएम में बस यही बताया गया है कि कैसे एक माँ अपनी बेटी को बार बार डांटती रहती है अगर वो कुछ गलत करती है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द पोएम इज हाउ अ चाइल्ड इज कॉन्स्टेंटली नैग्ड बाय हर मदर। यानी इस पोएम का जो सेंट्रल पॉइंट है वो ये है कि कैसे एक बच्ची को लगातार उसकी माँ के द्वारा डांटा जाता है। तो इसके आगे आप बता सकते हैं कि द पोएटेस शेड्स लाइट, यानी कि जो पोएटेस है वो प्रकाश डालती है ऑन हाउ अ चाइल्ड इज ऑलवेज मॉनिटर्ड, कि कैसे एक बच्चे को हमेशा मॉनिटर किया जाता है, हमेशा उस पर नजर रखा जाता है, एंड क्वेश्चनड अबाउट हर एक्शन, और उसके काम के बारे में अगर वो कुछ गलत करता है तो उससे प्रश्न किया जाता है, सवाल जवाब किया जाता है बाय हर मदर, यानी उसकी माँ के द्वारा। देयरफॉर अमेंडा ड्रीम्स टू गेट अवे फ्रॉम हर ट्रबल्स, और इसलिए अमेंडा जो है वो अपने मुसीबतों से छुटकारा पाना चाहती है, क्योंकि उसकी माँ बार बार उसे डांटती रहती है, मॉनिटर करती रहती हैं और टोकती रहती हैं, इसीलिए वो इन सभी चीजों से छुटकारा पाना चाहती है। और यहां तक कि वो ये भी इमेजिन कर लेती है कि काश मैं अनाथ होती। अब बच्चे को क्या पता कि अनाथ क्या होता है, लेकिन फिर भी वो इन सब चीजों से छुटकारा पाना चाहती है, इसलिए उसके दिमाग में ऐसा आया था। तो बस आप केवल 3 से 4 लाइन ही लिख सकते हैं, क्योंकि 3 मार्क्स का ही होगा सेंट्रल आइडिया, तो 4 लाइन बहुत होता है, इतना आप इसमें लिख सकते हैं। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट हमारा सेंट्रल आइडिया है द ट्रीज पोएम का। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं कि द पोएम द ट्रीज कंपोज्ड बाय एड्रीन रिच शोज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। ये जो पोएम है द ट्रीज, जिसको एड्रीन रिच ने कंपोज किया है, शोज द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ऐसे होता है संघर्ष। अगर आप इस वर्ड को नहीं याद कर पा रहे हैं तो इसके जगह पे आप स्ट्रगल का भी यूज कर सकते हैं। तो शोज द कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस संघर्ष को दिखाता है बिटवीन मैन एंड नेचर, यानी कि मनुष्य और प्रकृति के बीच। ये जो पोएम है द ट्रीज, ये मनुष्य और नेचर के बीच, प्रकृति के बीच संघर्ष को दिखाता है। विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज के विकास के साथ साथ ह्यूमन बीइंग्स हैव यूज्ड नेचर फॉर देयर ओन बेनिफिट, यानी इंसानों ने प्रकृति का उपयोग किया है केवल अपने फायदे के लिए। इंसानों ने केवल अपने फायदे के लिए प्रकृति का उपयोग किया है, एंड कॉज्ड अ लॉट ऑफ हार्म टू इट, और प्रकृति को बहुत अधिक नुकसान भी पहुंचाया है। तो ये चीज यहाँ पे बताना चाहते हैं इस पोएम में इसके जो पोएट हैं। तो फ्रेंड्स, ये 4 सेंट्रल आइडिया अगर आपने तैयार कर लिया तो आपके 3 मार्क्स बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, तो इसलिए आप इसे तैयार जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने सभी फैंस के साथ शेयर जरूर करें।